हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर वो क्लास 12th, सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि हमारा जो आंसर होगा वो वेरी शॉर्ट से थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर हम ये ध्यान देंगे कि हम बहुत ज्यादा नहीं लिखें। जो हमसे पूछा गया है बस हम उसी चीज को टू द पॉइंट टारगेट करते हुए लिखें। इससे क्या होगा, हमारा आंसर टू द पॉइंट जाएगा और हमें मार्क्स जो हैं वो पूरे पूरे मिलेंगे। तो बिना वक्त गवाए देखते हैं कि भाई हमसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इस वाले पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा रहा है कि इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अब ध्यान दो बात क्या है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एन होगा, 2n नहीं होगा। जनरली हमें देखने को क्या मिलता है कि एक नॉर्मल सा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो 2n होता है। कहने का मतलब है कि वो डिप्लॉयड होता है। फिर इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है, मियोसिस होता है जिसका दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन भी है, तब जाकर के ये n और n में टूटता है। बट इस केस में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से ही हैप्लॉयड है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि दैट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाने वाला है। नेम द स्टेज इन द लाइफ साइकिल व्हेन मियोसिस अकर्स। वाओ, क्या सवाल है, हमसे बोल रहे हैं कि ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और हमें ये बताना है कि इसके लाइफ साइकिल का वो स्टेज बताओ जब इसके अंदर मियोसिस देखने को मिलेगा। अब हम सोच में पड़ गए। अब हम सोच में ये पड़ गए कि भाई ये तो पहले से हैप्लॉइड है, अब हम इसका मियोसिस करके क्या बनाए, n/2 कर दे क्या? हम क्या करें, इसका मियोसिस करके n/2 और n/2 में कर दे क्या? और ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। फिर बोल रहा है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब हम सोचेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमको सोचना होगा। हम सोचेंगे कि अच्छा एक कंडीशन हो सकता है और वो कंडीशन ये है कि अगर ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एन है, अगर इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक और एन के साथ फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसने एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2n बना लिया, ठीक है। और ये 2n जो है वो कुछ और नहीं, ये 2n जो है वो जाइगोट है, ठीक है। ये 2n जो है वो जाइगोट है। अब इस जाइगोट का बोला जाए कि मियोसिस कर दो तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा और मियोसिस के बाद अब हम इसको n और n में तोड़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हमें दिखती है। तो इसी पॉसिबिलिटीज को फ्रेम करके हमने यहां पर लिख दिया कि मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट जाइगोटिक स्टेज। जब जाइगोट बन जाएगा आफ्टर दैट ये मियोसिस करना हमारे लिए आसान है, आफ्टर दैट हम मियोसिस कर सकते हैं। सिंस द ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड, चूंकि ये ऑर्गेनिज्म पहले से हैप्लॉइड है, सो मियोसिस कैन नॉट अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान इसमें मियोसिस नहीं होगा। तो जब जाइगोट बन जाएगा आफ्टर दैट हम इसका मियोसिस करवा सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही सटीक सा आंसर। एक काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसको तुम नोट कर सकते हो। तब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमसे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ टैक्सा exhibiting asexual reproduction is drastically reduced in higher plants, अंडर ब्रैकेट एंजियोस्पर्म दे रखा है, एंड हायर एनिमल्स अंडर ब्रैकेट वर्टिब्रेट्स एज कंपेयर्ड विथ लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनालाइज द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। सवाल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम इसको रीड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज है जिसको हमने कई दफा पढ़ रखा है। हमने इसको अपने माइंड मैप में पढ़ा था, हम जब अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे वहां पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, हमने जब वेरी शॉर्ट सॉल्व किया था वहां पर भी हमें ये देखने को मिला था। अब यही थोड़ा और ज्यादा घुमा फिरा करके हमसे शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया है। सवाल सिंपल सा ये है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एंजियोस्पर्म्स या फिर वर्टिब्रेट्स, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? बस इतना सा सवाल है। और इसका आंसर हम भी जानते हैं कि ये हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या हम बात करें प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स की या फिर एनिमल्स में हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं।
कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाने का मतलब यह है कि इसके अंदर हमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर अलग से एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर अलग से एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, इनके अंदर अलग से एक्सक्रीशन का सिस्टम होता है, और साथ साथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रॉपर तरीके का वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिलता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मदद से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। तो वही चीज हमारे आंसर में लिखा है। चूंकि ये शॉर्ट है तो हमने 3 पॉइंट्स लिख दिया। 3 पॉइंट लिखने के बाद हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल होता है। और वो 3 पॉइंट हमने क्या लिखा है कि बोथ एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली चीज कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली वेरिएबल ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब ये है कि मिल गया था यहां पर। इस वाले पॉइंट को अगर हम ध्यान में दें तो यहां पर क्या था कि मेल गैमेट साथ में फ्यूज हो गया फीमेल गैमेट। मेल गैमेट की अपनी कुछ खासियत, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, उसका अलग जेनेटिक मटेरियल। फीमेल गैमेट जो फीमेल पेरेंट से निकल करके आया है, जो मदर से आ रहा है, उसकी एक अलग खास बात है, उसके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चीजें हैं। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, एक 2n नाम का जाइगोट बना रहा है जो कि डिप्लॉयड नेचर का है। अब ये जो जाइगोट बनेगा वो कुछ कैरेक्टर अपने मदर से लेकर के आएगा, ये जाइगोट जो है वो कुछ कैरेक्टर अपने फादर से लेकर के आएगा, और इस तरीके से ये जो ऑफस्प्रिंग बन करके तैयार होगा ये थोड़े से अपने पेरेंट से वेरिएशन शो करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये वेरिएशन शो करता है तो इसके सर्वाइवल के चांसेस इस एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं। और वही तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दे हैव मोर सुपीरियर सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन कैपेबिलिटी देन दोज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। एसेक्सुअली में जैसी पहले थी, नया ऑफस्प्रिंग वैसा ही हुआ, उसके बाद जो बनना है वो भी ऐसा होगा, और उसके बाद जो बनेगा वो भी सेम होगा। कोई वेरिएशन नहीं, जो चीज पहले था वही अभी भी है। लेकिन सेक्सुअल कैटेगरी में क्या हो जाएगा कि वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन आ रहा है तो जिस तरीके का प्रॉब्लम हमारे प्रीवियस जनरेशन ने फेस किया था, अब ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है उस तरीके के प्रॉब्लम को वो फेस नहीं करने वाला। उसके अंदर बेटर एडेप्टेशन के चांसेस बढ़ गए हैं, उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये रहा 3 पॉइंट जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि क्यों ये हायर टैक्सा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट या फिर हो एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसको तुम नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि हनी बीज की बात हो रही है। हनी बीज, शहद सभी खाते हैं, सबको अच्छा लगता है, ब्रेड के ऊपर लगा के खाओ, अलग अलग तरीके से लोग इसका यूज करते हैं, और ये हमें मिलता है इन्हीं हनी बीज से। तो इन्हीं हनी बीज से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हनी बीज प्रोड्यूस देयर यंग वंस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें एक फैक्ट भी बता दिया गया है कि हनी बीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ दिस इन ए कॉलोनी ऑफ बीज वी फाइंड बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का होता है कि एक हनी बी का जो हाइव होता है, उसकी जो कॉलोनी होती है, उसमें हैप्लॉइड भी देखने को मिलते हैं, हैप्लॉइड बीज एंड डिप्लॉइड बीज दोनों देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है कि नेम द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंडिविजुअल इन द कॉलोनी एंड एनालाइज द रीजन बिहाइंड देयर फॉर्मेशन। ओके, सो बताना है कि कौन कौन से बीज होते हैं जो हैप्लॉइड है और कौन है जो डिप्लॉइड है, और हमसे रीजन भी पूछा जा रहा है। तो देखते हैं क्या है कंडीशन यहां पे कि हनी बी की बात करें तो हनी बी के हाइव में 3 तरीके के बीज हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज क्वीन, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। ये क्वीन जो है, ये क्वीन कैसी है? ये क्वीन है भैया 2n, और साथ साथ ये होती कैसे है? तो ये फीमेल्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है एक होता है वर्कर बी। वर्कर बी की बात करें तो ये भी फीमेल्स हैं बट ये स्टेराइल हैं। ये वर्कर की बात करें, ये तुम याद कर लोगे, अभी तुम्हें आगे भी काम देगा। वर्कर की बात करें तो ये स्टेराइल होते हैं एंड ये भी फीमेल्स हैं।
और तीसरे तरीके की बात करें तो ये होते हैं ड्रोन्स, जो कि होते हैं मेल, लेकिन इनका कैसा नेचर है, ये हैप्लॉइड का है। तो ड्रोन्स की बात अगर हम करें तो ड्रोन्स कैसे हैं, ये पहले से कैसे हैं, ये पहले से जो है वो एन है, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेल। अब मैं तुमसे बोलूं इस चीज को देखकर कि बताओ किसमें और किसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस तुमको दिख रहे हैं, तो तुम बोलोगे ये वर्कर जो है ये स्टेराइल है, तो ये इधर पार्ट नहीं करेगा, और ये ड्रोन जो है वो क्वीन के साथ फर्टिलाइज करके एक नया ऑफस्प्रिंग बना करके हमें दे देगा। वही चीज नीचे लिख रहा है कि एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट डेवलप्स एज फीमेल्स, मतलब मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है उससे फीमेल्स बनते हैं। एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज मेल, जो एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। अब कंडीशन क्या है यहां पर समझने की हम कोशिश करते हैं कि अगर क्वीन का एन, ये क्वीन का एन है प्लस ये ड्रोन के एन के साथ फ्यूज करेगा तो ये बना लेगा 2n, और इस 2n को देख करके हमें लग रहा है कि ये 2n कौन सा है, 1 2 3, तो ये 2n होता है क्वीन। तो ये जो इंडिविजुअल ये बन करके आएगा ये श्योर है कि ये क्वीन बनने को है। फिर आगे लिख रहा है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेल में बन जाता है। अब अगर सीधा सीधा एन है तो सीधा सीधा एन कौन सा दिख रहा है, ड्रोन है, ये अपने आप में डेवलप किया, तो अपने आप में डेवलप करके इसने क्या बना लिया, इसने अपने आप में डेवलप करके ड्रोन बना लिया। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है कि और ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, जब किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और अपने आप में इस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कह रहे थे क्या, पार्थेनोजेनेसिस। और ये चीज हमें प्लांट्स के केस में भी देखने को मिला था कि नहीं मिला था, बिल्कुल मिला था। याद करो अपने माइंड मैप वाले लेक्चर को, वहां हमने देखा था। फिर आगे कह रहा है कि दिस मींस दैट द मेल्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल। तो ये सिंपल सा बात है, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि मेल के पास जो नंबर ऑफ ये क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, वो हाफ हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर 2n है और मेल्स के अंदर n है। तो ऐसे भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हैं वो हाफ हैं। ठीक है, इसको भी तुम नोट कर सकते हो, अगेन तुम स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि हमसे चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि विथ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डू वी एसोसिएट द रिडक्शनल डिवीजन, एनालाइज द रीजन फॉर दिस। फिर वही चीजें रिपीट हो रही हैं, लैंग्वेज को चेंज कर दिया जा रहा है और हमसे सवाल पूछ लिया जा रहा है। और इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि अगर रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि अगर ये 2n वाली चीजें टूट करके n और n में टूट रही हैं, तो हमें बताना है कि ये वाला जो केस है वो किस रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। क्या वो सेक्सुअल में देखने को मिलता है, या ये चीजें जो है वो एसेक्सुअल में देखने को मिलती हैं। फिर बोल रहा है कि एनालाइज द रीजंस फॉर दिस। अब इसके पीछे की रीजन हमें बताना है कि क्या रीजन हो सकता है। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान हो रहा होता है। और गैमेटोजेनेसिस कब होता है, मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन होना है। और गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है, कि जब गैमेट का फ्यूजन होना हो। और गैमेट का फ्यूजन किस केस में होगा, तो हमें पता है कि गैमेट का फ्यूजन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले केस में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिडक्शनल डिवीजन का जो प्रोसेस है ये जुड़ा होता है किससे, तो ये रिडक्शनल डिवीजन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको हमने जोड़ दिया। अब हम जो ये हमसे रीजन पूछ रहा है, अब हम ये रीजन दे करके अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे। अब हम किसी तरीके से रीजन देंगे कि रिडक्शनल डिवीजन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, जो कि यहां पे दिख रहा है। यहां पर एक हैप्लॉइड गैमेट ये बन गया, दूसरा हैप्लॉइड गैमेट ये बन गया। फिर दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि रिडक्शनल डिवीजन आल्सो इंश्योर्स मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये भी बहुत सत्य चीज है कि ये मियोसिस होने से क्या होता है, अगर हम एक सेल का डायग्राम बनाते हैं, यहां पर सेल के डायग्राम में बीच में रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में इस तरीके से रहा क्रोमोसोम। अगर इसमें मियोसिस होता है तो हमें पता चलता है कि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसके अंदर ये वाला क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से आ जाएगा और इसके अंदर क्रोमोसोम इस तरीके से आ जाएगा। सो इक्वल डिवीजन हो रहा होता है क्या, क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स के इक्वल डिवीजन से क्या होता है, चीजें जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। वही चीज यहां पर बोल रहा है। फिर कहता है तीसरा पॉइंट कि दीज हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूजेस टू फॉर्म डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग। अब ये हैप्लॉइड गैमेट्स जो हैं, ये जो है 2n,
ये मान लो कि अगर ये फीमेल्स के अंदर का केस है और एक मेल के अंदर का केस हम यहां बना लेते हैं। मेल के अंदर जो ये 2n था उसको हम इधर बना लेते हैं, ड्रॉ n और n। तो ये वाला n जो मेल का है और ये वाला n जो फीमेल का है, ये दोनों n प्लस n यहां पर फ्यूज होगा और ये बना देगा 2n जो कि है जाइगोट, और ये फिर अदर जाकर के आगे जाकर के एक नए ऑफ स्प्रिंग में ये चेंज हो जाएगा। तो ये वाली केस हमें देखने को मिलती है। सो हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शनल डिवीजन जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जुड़ा है। और जुड़ा क्यों है? क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन मदद करता है हैप्लॉइड गैमेट के फॉर्मेशन में। ये रिडक्शनल डिवीजन ये इंश्योर करता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है वो इक्वल अमाउंट में होगा, परफेक्शन के साथ होगा। और तीसरा चीज हमें ये कह रहा है कि ये फिर ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं तो फिर आगे जाकर के एक डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग बन करके तैयार होते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी तुम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, तुम इसको नोट कर सकते हो। देन हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ओके, सो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कंसीडर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन प्लांट्स। हमने देखा था कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो वहां पर एक केस था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसका दूसरा नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी था। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े थे और वहीं पे यहां पर एग्जांपल भी दे दिया है कि इज इट पॉसिबल टू कंसीडर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, वाटर हाइसिंथ, ginger etc as a type of asexual reproduction give to who। और 3 रीजन हमें पढ़ा दिया गया हमारे माइंड मैप में, हमें ये चीज पहले से बता दी गई कि भाई ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें इन प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्या हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं? गिव 2 और 3 रीजंस। 2 या 3 रीजन हमसे पूछ रहा है तो हम 2 की जगह 3 रीजन ही दे देंगे, क्योंकि 2 है, ये 2 या 3, तो हम 3 रीजन देंगे और अपने इस आंसर को हम सपोर्ट करेंगे, अपने इस फैक्ट को सपोर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे? तो भाई हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं, बिल्कुल किया जाता है। और इसके पीछे की रीजन क्या है? तो नंबर 1 कह सकते हैं कि चूंकि ये सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, और हमने देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जब भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो वो एसेक्सुअल की कैटेगरी में आता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि चूंकि ये यूनिपेरेंटल है, एक सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट। अकेला वो खड़ा हो गया और बोल रहा है कि जो हूं सो मैं हूं, मैं अकेला काबिल हूं एक नए यंग वंस को जन्म देने के लिए। सो पहला रीजन ये है कि हम कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल का टाइप है। सेकेंड यहां पे है कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, किसी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं है, किसी तरीके का गैमेट का फ्यूजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल का टाइप है। और तीसरा है कि क्लोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तीनों एक दूसरे से जुड़ा है, क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल है तो जो है ये खुद में है, ये गैमेट दूसरे से लेगा नहीं। तो पहला जो है, पहला स्टेटमेंट दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो तीसरे को सपोर्ट कर रहा है कि यूनिपेरेंटल है तो गैमेट नहीं फ्यूज होगा। अगर गैमेट नहीं फ्यूज होगा तो जो ऑफ स्प्रिंग बनने वाला है वो कैसा होगा? अपने पेरेंट के 100% जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग बनता है दैट इज अ क्लोन। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहे उसके कुछ रीजंस कि हम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। तो इसका भी तुम जल्दी से इसको नोट कर सकते हो, अगेन तुम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ कि हमसे उसमें क्या पूछा जा रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी इवेंट फॉर फ्रूट प्रोडक्शन इन सर्टेन प्लांट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। वाओ, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रूट फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि फ्रूट फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के भी पॉसिबल है। और हमसे फिर बोल रहा है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो और बताओ कि ऐसा कैसे है। ऐसा कैसे है? तो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। और ये पार्थेनोजेनेसिस हमें ये बता रहा था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, फिर भी एक जो फ्रूट है उसका डेवलपमेंट हो रहा था। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। और वही चीज लिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी इवेंट फॉर फ्रूट प्रोडक्शन इन सर्टेन प्लांट्स बिकॉज in some plants unfertilized egg grows into an embryo. This process is known as parthenogenesis। जो unfertilized egg रह जाते हैं
वो अनफर्टिलाइज्ड एग, फॉर एग्जाम्पल ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये क्या होता है, ये धीरे धीरे एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है, इसका एम्ब्रियो में ये बदल जा रहा था, और चूंकि ये एम्ब्रियो में बदल गया इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बिना, तो हम कहते हैं इस तरीके के प्रोसेस को क्या, तो भाई इस तरीके का जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस, और यही फिर आगे जाकर के एक फ्रूट में चेंज हो जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एक पोमीग्रेनेट और दूसरा है ग्रेप्स। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो आगे जाकर के डेवलप होते हैं, उनका एम्ब्रियो बन जाता है, एंड देन विदाउट फर्टिलाइजेशन एक फ्रूट का डेवलपमेंट करवा देते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस। इसको जरा हाईलाइट कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे बार बार पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट, और यहाँ शॉर्ट में भी आपसे पूछ लिया गया है। इसमें कुछ चीजें और ऐड करके, कुछ चीजें और इसमें मतलब कि कोई केसेस, स्पेशल केस ऐड करके आपसे केस बेस्ड में भी पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद क्या करना है, इसको समझ लेंगे तो हम इसका आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, एक नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये बोल रहा है कि इन ए डेवलपिंग एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो है जो डेवलपमेंट वाले स्टेज है, एम्ब्रियो बन रहा है, एनालाइज द कंसिक्वेंसेस इफ सेल डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर तुम्हें खुद मिल जाएगा। यहां से हम शुरू करेंगे चीजों को कि ये n है और ये n है, ये आगे जाकर के बनाता है 2n, तो ये 2n को हम लोग कहते हैं जाइगोट। फिर इस 2n का क्या होता है, ये जाइगोट के बाद हमने पढ़ा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि उसके बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ये जो सेल है इसके अंदर माइटोसिस होता है, एंड बहुत सारे सेल्स बन करके तैयार होते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होनी होती है जिसका नाम है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन जब होता है तो सेल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो सेल डिफरेंशिएशन ये इंश्योर करता है कि भाई ये वाला जो सेल था, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेल था, ये आगे जाकर के लीवर का फॉर्मेशन करेगा। एक जनरल हम बात कर रहे हैं, नॉट कि हम सिर्फ प्लांट का केस नहीं ले रहे हैं, यहां पर हम दूसरे एनिमल्स का भी या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ये वाला जो है ये आगे जाके कि एक ऐसा टिश्यू बनाएगा जो जाकर के एक लीवर का फॉर्मेशन करने वाला है। हो सकता है ये वाला जो जाएगा ये आगे जाकर के लंग्स का फॉर्मेशन करवाएगा, ये वाला जो था ये आगे जाकर के हो सकता है हमारे स्टमक का फॉर्मेशन करवाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पूरे के पूरे जीआई ट्रैक का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, हो सकता है ये वाला जो है ये आगे जाकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करवाएगा, और ये वाला जो है आगे जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करवाएगा। मतलब कि सेल डिवीजन के बाद जो सेल डिफरेंशिएशन होता है ये इंश्योर करता है कि अलग अलग जो सेल्स हैं, अलग अलग जो टिश्यू बनेगा वो अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करवाने वाला है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे लौट के कि बोल रहा है कि अगर सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो क्या होगा। तो अगर सेल डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो भाई अलग अलग जो ऑर्गन्स बन रहे थे, अलग अलग जो पार्ट्स बन रहे थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एनिमल्स के अंदर ये सारी चीजें, प्लांट्स के अंदर उसके अलग अलग टिश्यूज, प्लांट के लीफ, स्टेम, रूट एक्सेट्रा, वो नहीं डेवलप करेंगे। वही चीज हमने आंसर में लिखा है कि in a developing embryo cell division are not followed by cell differentiation, the embryo would not grow into an organism as the cells would not differentiate to form tissues and then organs and would remain as a mass। एक मास की तरह वो जाकर के रुक जाएगा, एक सेल का बहुत बड़ा मास बन जाएगा, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के तैयार नहीं होगा। तैयार क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बनेंगे ही नहीं। अब जब ये सारे ऑर्गन्स बनेंगे ही नहीं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ही नहीं, एक सेल का बहुत बड़ा मास बनके चीजें वहीं पर रुक जाएंगी। तो ये रहा इस क्वेश्चन के लिए सटीक आंसर, इसको तुम नोट कर सकते हो, इसका तुम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई हमसे 8वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि इस वाली चीज को फिलहाल तुम भूल जाओ, और हमसे बोल रहा है कि लिस्ट द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कहने का मतलब ये है कि यहां पर बात हो रही है किसकी, तो यहां पर बात की जा रही है फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है,
सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट हमारे बीच कोई है तो वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस एंजियोस्पर्म फ्लावर सब्सिक्वेंट टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब बोल रहा है कि पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब हमें बताना है कि इस फ्लावर में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशन के बाद हमें कुछ ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वैसे मैं बात करूं तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे हमें ये चीज जो है सो पूरे डिटेल में देखना है। तो यहां पर हम एक इंट्रोडक्शन उसका देख लेंगे कि ये जो ओवरी वाला पार्ट है ये किस में चेंज होता है। ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज होता है, ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट के वॉल में चेंज हो जाता है, जिसका टेक्निकल टर्म हम पेरिकार्प यूज करते हैं। फिर ओव्यूल, ओव्यूल जो है ये आगे जाकर के ये सीड में चेंज हो जाता है, और ये फिर ये सीड क्या है, आगे जाकर के एक नए प्लांट को जन्म देने वाला है। इसके बाद आता है आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट की बात करें तो ये आउटर सीड कोड बनाता है, जिसका टेक्निकल नाम टेस्टा है। और इनर इंटीग्यूमेंट की बात करें तो ये इनर सीड कोड बनाता है, जिसको टेक्निकल वर्ड में हम बोलते हैं टेगमेन। इसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनाता है, और ये एंडोस्पर्म का क्या काम है हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। यहां पर मैं बता दूं कि ये कभी कभी न्यूट्रिशन के लिए भी, ये न्यूट्रिशन में बहुत मदद करते हैं, किसको, सीड्स को। फिर आता है जो एग है, ये एग जाकर के जाइगोट बनाएगा। हम जान रहे हैं कि ये एग है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। फिर है सिनर्जीज, एंटीपोडल्स, ये आगे जाकर के डीजेनरेट होते हैं। किस तरीके से डीजेनरेट होते हैं हम देखेंगे। फिर है हाइलम, फिर है ट्यूनिकल और है माइक्रोपाइल, ये आगे जाकर के किसी तरीके का चेंजेस नहीं दिखाते हैं और ये डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये रहे कुछ मॉडिफिकेशंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशन जो है वो किसी एंजियोस्पर्म के फ्लावर में जो देखने को मिलता है वो ये रहा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देख लेते हैं आगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ एक बार नजर डालते हैं भाई कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये बोल रहा है कि सजेस्ट ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन व्हाई द सीड्स इन ए pea pod are arranged in a row whereas those in tomato are scattered in a juicy pulp। अब अगर हम एक मटर की बात करें और एक टमाटर की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि दोनों में जो सीड्स हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज है। अगर हम एक पी प्लांट का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनता है, और इसमें हमें देखने को मिलता है जो सीड्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं। और अगर हम एक टमाटर की बात करें तो टमाटर का अगर हम इस तरीके से बीच से एक डाइसेक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उधर जो सीड्स हैं वो इसके इधर देखने को मिलता है। अब हमसे सवाल ये बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों है, क्यों इस तरीके का भेदभाव है कि भाई इसमें सीड को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया और इस वाले केस में हमने सीड को इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो हमारा जवाब होगा कि भाई हमने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, ये नेचर का एक ऐसा करिश्मा है, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो बन रहा है सीड का अरेंजमेंट वो डिपेंड करता है कि इन दोनों में प्लेसेंटेशन कैसा है। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, मैंने यूज किया एक वर्ड जिसका नाम है प्लेसेंटेशन। बात करें तो पी प्लांट जो है वो एक अलग तरीके का प्लेसेंटेशन शो करता है और टोमेटो जो है वो एक अलग तरीके का प्लेसेंटेशन शो करता है। पी प्लांट की बात करें तो उसके अंदर हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है, और वहीं टोमेटो की बात करें तो इसके अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोनों के अंदर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन अलग अलग हैं, सो इन दोनों के अंदर जो सीड का अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सटीक तरीके से आंसर लिखा हुआ है कि भाई इन ए फ्रूट सीड अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन ए टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। किसी भी प्लांट में, किसी भी फ्रूट में जो सीड का अरेंजमेंट है वो उसके प्लेसेंटेशन पर डिपेंड करता है। ये मेरे या आपके चाहने से नहीं होगा। फिर आगे लिखता है कि पी एंड टोमेटो शोज डिफरेंट प्लेसेंटेशन, चूंकि दोनों में प्लेसेंटेशन अलग अलग देखने को मिलता है, दैट इज व्हाई पी प्लांट शोज मार्जिनल प्लेसेंटेशन व्हाइल टोमेटो शोज एक्साइल प्लेसेंटेशन। दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं, दैट इज व्हाई दोनों में जो सीड का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। अगेन आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, जरूरत पड़े तो आप इसे लिखेंगे, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो देखते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ नजर डालते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ द स्केचेस ऑफ ए ज़ूस्पोर एंड इन ए कोनेडियम, मेंशन टू डिसिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड एटलीस्ट वन फीचर कॉमन टू बोथ स्ट्रक्चर। ओके, सो ये रहा उसका डायग्राम।
इस डायग्राम में हमें यह देखने को मिल रहा है कि ये रहा ज़ूस्पोर जो कि देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, और ये रहा कोनिडिया जो देखने को मिलता है पेनिसिलियम के अंदर। अगेन तुम्हें देखने को मिलेगा ये क्लेमाइडोमोनास जो है वो इटैलिक में लिखा है एंड पेनिसिलियम जो है ये भी इटैलिक में लिखा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों साइंटिफिक नेम है एंड इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग, जो नोमेनक्लेचर का जो इंटरनेशनल रूल है वो ये कहता है कि जब हम टाइप करते हैं तो हम साइंटिफिक नेम को इटैलिक में लिखते हैं। अगर यही चीज अगर मैं अपने हाथों से लिखता, अगर मैं इसको अपने हाथ से लिख देता हूं CHLAMYDOM क्लेमाइडोमोनास, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसको अंडरलाइन करूंगा अपने हाथ से। अगर अंडरलाइन नहीं करता हूं तो ये जो रूल है ये ब्रेक हो जाएगा और ये गलत बोला जाएगा इसको कि ये गलत है। तो ये रहा इन दोनों का स्ट्रक्चर। और हमसे फिर बाद में बोला जा रहा है कि मेंशन 2 डिसिमिलैरिटीज। तो 2 डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो ज़ूस्पोर की बात करें तो ये फ्लैजिलेटेड होता है, और ये रहा हमें इसमें ये वाला जो इसका पार्ट है ये हमें इसका फ्लैजिला दिख रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। इस वाले केस में कोनिडिया में हमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिल रहा है। ये डायग्राम हमें ये चीज क्लियर बता रहा है। फिर यहां पर कहता है कि फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम ये जो तुम्हें देखने को मिल रहा है कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट करूं तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये डेवलप हो रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि ये फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी तरीके का नहीं है, ओपन एनवायरनमेंट में तुम्हें दिख रहा होगा खुले आसमान के नीचे ये बन के तैयार हो रहा है। तो ये कह रहा है कि फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर के ये टिप पर बन करके तैयार हो रहा है, ठीक है। डायग्राम हो गया, डिसिमिलैरिटीज देख लिया। आगे क्या बोल रहा है, बिटवीन देम एंड एटलीस्ट वन फीचर कॉमन टू बोथ स्ट्रक्चर। अब कॉमन फीचर की बात करें तो कॉमन फीचर में हम यहां पर लिख सकते हैं, कॉमन फीचर यहां पर इस तरीके से करके हम यहां पर ये मेंशन कर सकते हैं कि बोथ आर, यहां पर लिख सकते हैं कि बोथ आर ए सेक्सुअल स्पोर्स। दोनों जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दोनों। मतलब कि ये दोनों जो है इनमें किसी तरीके का गैमेट का फ्यूजन नहीं है, ये दोनों के दोनों स्पोर्स बनाते हैं। और किस तरीके के, तो ये दोनों के दोनों जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स बना करके तैयार करते हैं। तो ये रहा पहला का आंसर, ये डायग्राम। इसके दूसरे पार्ट का आंसर जो है ये इसके डिसिमिलैरिटीज, और तीसरा जो एक कॉमन फीचर बोल रहा है कि वन कॉमन फीचर, तो ये है कि बोथ आर एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए परफेक्ट आंसर। अगेन तुम इसका क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लोगे, फिर हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है कि भाई बताओ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन चीजें रिपीट हो गई, और हमसे बोला जा रहा है कि बताओ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और रीजन हमें बताना है। तो फिर वही चीज कि ये चूंकि यूनिपेरेंटल है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, इससे ज्यादा का कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है कि चूंकि ये सिंगल पेरेंट है, दैट इज वाई यहां पर गैमेट का जो फ्यूजन है वो नहीं देखने को मिलेगा, और गैमेट का फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज वाई फिर क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो बिल्कुल ही क्लोन होंगे। क्लोन कहने का मतलब कि 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट, 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट। तो क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यहां पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होना है, जो ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार होंगे वो क्लोन होंगे। सो हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसका दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो क्या है, इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी तुम क्या करोगे, इसको नोट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहां पर हो गया हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो समाप्त। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आया होगा। इसको तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे, और तब जाकर के तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है वो तुम्हारे एंड से कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बाय बाय।